देखो बच्चों, प्लीज सिट डाउन. तो लगा लो। Actually, you people should know कि although it is a class in English medium, but she is Hindi medium topper and 137 rank and 182 rank. Both were from the Hindi medium and both are of my students. Although the total 10 selections in history from my batch. तो आप लोगों को पता होगा, अभी तो आप लोगों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं. करोल बाग में मेरा पहला बैच है, इट्स माय फर्स्ट बैच. लेकिन आप लोगों का जब आप लोगों का रिजल्ट की बारी आएगी तो मैं अगले साल आप लोगों को भी इसी तरह से खड़ा कर पाऊंगा. मुझे बड़ी खुशी है. और मैंने अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं दिया क्योंकि मैंने इनका इंट्रोडक्शन खुद नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अपना इंट्रोडक्शन खुद दे और जरा अपना इंट्रोडक्शन देकर और कैसा फील किया थोड़ा मोटिवेट करो इन स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि ये लोग फिर अब आगे के उम्मीदवार हैं. एंड फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड द जर्नी, हाउ डू यू फील, किस तरह से आपने फील किया, किस तरह से प्रिपरेशन के दरमियान दिक्कतें हुई, कैसे इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन काम आता है, कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच इनको काम आएगा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, है ना. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता कांति है और इस बार की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मेरी 137 रैंक आई है. जैसे कि मैंने बताया, मेरी 137 रैंक इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में आई है और मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है. और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल चूज़ करके, क्योंकि हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है वो आपको और अपनी जीएस के जो पेपर्स हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प करेगा. स्पेशली जो जीएस का पेपर 1 है उसके लिए मैंने अदरवाइज़ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था. जो भी ऑप्शनल के जो नोट्स थे वही आपको बहुत बेनिफिट उसमें प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा हिस्ट्री जो एक अप्रोच आपको देती है वो आपके और सब्जेक्ट्स में भी काम आते हैं. अच्छे एग्जांपल्स हिस्ट्री से हमें मिलते हैं. और इसके अलावा जो सर क्लास में बोलते हैं कि जो इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको रखनी है कि आप सिंपल क्वेश्चन अब यूपीएससी नहीं पूछता है, बहुत ही घुमा के एक से दूसरे कॉन्सेप्ट को मिला करके जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसके लिए आपको बौद्धिक जुगाली करनी पड़ेगी, जैसे कि सर अपनी क्लासेस में बताते हैं. तो मुझे लगता है कि सर के जो नोट्स थे और जो भी मटेरियल सर के द्वारा दिया गया था वही मैंने सिर्फ हिस्ट्री के लिए अपना तैयार किया था. उसके इतर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. तो मैं यही अब बोलना चाहूँगी हिस्ट्री के लिए. कुछ तुम लोग पूछना चाहते हो तो तुम लोग क्यूरियोसिटी होगी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. प्रीलिम्स कैसा हुआ? ये तो प्रिलिम्स से डर है, ठीक है. अब मेरा एक्चुअली सेकेंड अटैम्प्ट है. फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था और मेरा सी सेट बहुत ख़राब हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. और जीएस में 2-3 मार्क्स ही नहीं हुआ था. तो मुझे भी उस टाइम फील हुआ कि सी सेट एक बहुत सॉरी जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी एक मेजर रोल निभाता है हमें रेस से बाहर करने में. तो उसके अगले साल मैंने प्रॉपर प्रीलिम्स के लिए दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और सिर्फ पीवाईक्यू और टेस्ट थोड़ा कम लगाए. पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस किया कि आप कैसे पीवाईक्यू कैसे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो. जैसे कि 3-4 साल से यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है कि अब वो उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जैसे पहले पूछते थे. अब डिफ़िकल्टी लेवल भी मुझे लगता है जिस तरीके से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है तो अब उन्होंने भी अपना डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है कि आपको अगर आपको एक्सेस जितना ईजिली प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो भी अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं. जो प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री जो जैसे ऑप्शनल में फिर वही बोलूँगी कि मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत बेनिफिट हुआ प्रीलिम्स में भी. हालांकि प्रीलिम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज मैंने पढ़े थे जिसमें कि क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी होती है वो मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे सिर्फ पढ़ी थी. मेंस के टाइम पे तो ऑप्शनल के नोट्स इनफ थे. और जो एंशिएंट और मिडाइवल तो 11 से हो गया था. बाकी जो स्पेक्ट्रम होती है उसके शॉर्ट नोट्स मेरे पे थे तो मैंने वही सिर्फ मॉडर्न के लिए पढ़ा था प्रीलिम्स के टाइम पे. और कोई क्वेश्चंस? मैम, आपका रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी रहती थी, किस प्रकार से आप रिवीजन करते थे? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए क्या पूरे सिलेबस के, मतलब कि प्रीलिम से पहले और मेन से पहले. मेरा तो एक टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ था प्रॉपर
कि ओके सबसे पहले जब फर्स्ट फेज़ ऑफ रिवीजन होगा तो जैसे पॉलिटी के लिए मैंने फर्स्ट फेज़ में 10 डेज़ दिए हुए थे। उसके बाद अगला फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, इस तरीके से जैसा आपको सूटेबल लगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना चाहिए। उसके बाद जब एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर सेकंड फेज़ ऑफ रिवीजन, उसमें फिर थोड़े कम दिन, अब मतलब 10 डेज़ से इधर आप 7 डेज़ दे सकते हैं। फिर उसी तरीके से फिर जब सेकंड फेज़ ख़त्म फिर आप टाइम अपना कम करते जाइए। 7 के बाद फिर 5, उसके बाद 3। जो मेरा फर्स्ट इस बार वाला अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें मैंने प्रीलिम से पहले 5 बार रिवाइज़ किया था इसी तरीके से कि पहले 10 डेज़ फिर उसका कम करते हुए और लास्ट टाइम पे आपको 1 दिन में पूरा इसका रिवीजन करना है। तो मल्टीपल रिविजन्स मुझे लगता है कि काफ़ी आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराएँगे, बजाय कि आप नई-नई चीज़ें पढ़ते रहें। उसके अलावा मतलब उससे बेहतर है कि आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ें। और कोई? जैसे अभी 2 क्लासेस रहती हैं, उसकी एडवांस की चल रही है हमारी 2 क्लासेस, शाम को फिर ऑप्शनल भी रहती है, तो थोड़ा टाइम मैनेज में दिक्कत आती है। अभी तो जैसे फर्स्ट ईयर ही चल रहा है मेरा तैयारी का, तो थोड़ा मैं वो जानना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पहले आपको अपनी कोचिंग पूरी कर लेनी चाहिए, जो भी आपका ये वाला जो आप बोल रहे हो कि आपकी क्लासेस हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट ये सबके लिए इशू है, वो मतलब मैं भी बोलूँ तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा इशू था। कभी कभी लगता था कि आज तो बहुत पढ़ लिए, दूसरे दिन लगता था आज कुछ नहीं पढ़े। वो सबके लिए सेम रहता है कि बट बस ये है कि वो जो आपका पीरियड है कि आप आज कुछ नहीं पढ़े, उसको बहुत लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि आप डेली हर दिन 8-9 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर 2-3 दिन पढ़ रहे हो तो 1-2 दिन का गैप ऑब्वियसली आएगा, और अगर आप पढ़ भी रहे हो कंसिस्टेंसी से, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो डेली पढ़ते थे, तो वो आपका आउटपुट नहीं निकल सकता है। तो बीच बीच में जो थोड़ा ब्रेक होता है वो अगर आप नहीं लोगे तो फिर भी मतलब इनडायरेक्टली आ ही जाएगा, आपका उतना आउटपुट नहीं निकलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट कभी अप डाउन आते रहते हैं। तो और किसी को? ओके। एंड जब टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं ना, जब जैसे क्लास टेस्ट होते हैं या फिर टेस्ट सीरीज होती है, उसमें लगता है कि हम ये पढ़ के गए थे, बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा है, और मतलब चीजें तो मतलब वो जो एक पास में रखना, तो जो जैसे कंटेंट है उसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डाइजेस्ट करने के लिए, और मोस्टली जो स्टैटिक और करंट अफेयर को कंबाइन करने के लिए कोई अच्छी स्ट्रेटेजी आपने क्या अपनाई थी? अब जो ये आप बोल रहे हो कि टेस्ट में, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि चाहे प्री या मेंस दोनों में, कि जब मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। हाँ। फिर वही नेगेटिविटी आती है कि यार मार्क्स नहीं आ रहे, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं वाली वाइब्स आने लगती हैं। लेकिन उसके बाद मैं एनालाइज करती थी कि मेरी गलती कहाँ पे मैंने करी है। मॉडल आंसर्स में चेक करती थी कि अच्छा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और मेरे में ये थोड़ी कमी रह गई। मैं कई बार मैंने एक टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट को दोबारा दिया है कि मैंने क्या अपनी गलतियों से सीखा। तो ये मैंने काफ़ी बार किया है कि अगर एक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो दोबारा उसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाके थोड़ा खुश में हो जाती थी कि ठीक है मैंने थोड़ा सीख लिया है अपनी गलतियों से। तो हाँ जी, ओके। प्रीलिम्स से पहले से आंसर राइटिंग आप कर रहे थे या प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किए, सिलेक्शन होने के बाद प्रीलिम्स में? वैसे ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मैंने भी ऐसे ही सोच के स्टार्ट किया था, कोशिश भी करी थी उसको करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि जब तक आपका मेंस आपके सर पे नहीं है आप उतने अच्छे ढंग से कभी मेंस के आंसर नहीं लिख सकते। हालांकि लिखने चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर आज एक लिख रही हूँ तो अगले 2 दिन फिर मेरा मन ही नहीं करता था कि चलो कोई नहीं कल लिख लेंगे वाला रहता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखे हैं। अगर प्रीलिम से पहले बोला जाए तो मैंने काफ़ी आंसर्स लिखे हैं, बट जैसे मेंस के टाइम पे आपको चाहिए कि पूरा एक पेपर आप लिख रहे हो, 3 घंटे का पेपर, वैसा मैंने कभी नहीं लिखा। एक दिन में एक आंसर
या फिर 2 आंसर मैक्सिमम, इस तरीके से मैंने लिखा था। प्रॉपर जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो मैंने मेंस के टाइम पे ही करी है, क्योंकि जब तक आपके सर पे मेंस नहीं आएगा आप मेंस की तैयारी उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हो। बाकी अपना अपना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आंसर्स अच्छे ढंग से लिख सकती हूँ, तो मुझे अंदर से होता था कि जब मेंस आ जाएगा तो ही लिख लेंगे, अभी ठीक है जाने देते हैं। तो मेरा तो ये रहा, बाकी सबका अपना अपना है, कोई पहले भी लिखेगा तो ये बुराई नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड कराएगा। एग्जामिनेशन हॉल एंजाइटी से कैसे डील करें, दिस इज माय मेजर इशू। अब ये तो मुझे लगता है आप एग्ज़ाम हॉल में ही जाके सीखेंगे। लेकिन मैं अभी सर के साथ वही डिस्कस कर रही थी कि जिस टाइम पे मेरा ऑप्शनल का पेपर 1 था, तो मैपिंग में काफ़ी मुझे टाइम लग गया। 30 मिनट्स का मैं टारगेट लेके चली थी कि 30 मिनट्स में मुझे मैपिंग कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे 40 मिनट्स वहाँ पे चले गए। और उसके बाद एंजाइटी में मैंने गलत क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पार्ट्स रहते हैं कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। मुझे फर्स्ट आता था, लेकिन बाकी 2 में मैं उतने अच्छे नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं लिख सकती हूँ। बट मैंने फर्स्ट आंसर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, और उस टाइम मेरे पे बिल्कुल समय नहीं था कि मैं उसको काट के दूसरा स्टार्ट करूँ। मैंने वहीं पे उसको स्टार्ट किया, तो मुझे पूरे टाइम यही अभी भी फ़ील होता है कि अगर मेरे पेपर 1 में कम मार्क्स हैं तो वो मेरी जो वो गलती है, उसकी वजह से शायद मतलब मेरी रैंक इम्प्रूव हो जाती अगर मैं वो गलत क्वेश्चन वहाँ पे स्टार्ट नहीं करती। तो ये तो ऑब्वियस है कि हर किसी के साथ वहाँ पे एंजाइटी हो जाती है और हम उल्टे सीधे काम वहाँ पे करने लगते हैं। प्रीलिम्स में भी मेरे साथ हुआ था, मैंने 2-3 क्वेश्चन गलत रीड करे और गलत टिक कर दिए, जबकि मुझे आते थे। और बाद में घर आके जब तक रिजल्ट नहीं आया पूरे टाइम यही लगा कि यार अगर नहीं हुआ तो वो 2-3 क्वेश्चन जो मुझे आते थे उसके बावजूद मैं उन्हें गलत करके आई हूँ। तो वो तो आप वहीं पे जाके सीखोगे कि आपको इसको कैसे मैनेज करना है। मैम जब आंसर लिखते हैं मेंस का, चाहे प्रैक्टिस के लिए लिखें या फिर टेस्ट के लिए लिखें, तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो लगता है ना वो ये होता है कि सेंटेंस बड़े लिखने हैं या फिर छोटे लिखने हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारा मीनिंग बनना चाहता है, कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, उसकी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए सेंटेंस लंबा हो जाता है, और कभी कभी वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकल जाता है वो, और जब चेक होता है तो उसमें गलती निकल आती है कि ये सेंटेंस जो है आपका आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया है, जो कंटेंट है वो आउट चला गया है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी नहीं कर रहे हो, बाकी सब पूरा कर रहे हो आप। तो इससे कैसे डील करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है उसी पर ही कैसे सीधे आना है और आगे नहीं निकलना उससे। ये तो आप जितने आंसर्स आप लिखोगे ये उसी से आप सीखोगे। मेरे हिसाब से आप टॉपर कॉपी आपको रेफ़र करनी चाहिए कि टॉपर्स कैसे आंसर को लिखते हैं। मैंने भी बहुत सारे आंसर्स जब मैं स्टार्ट किए थे अपने, अगर मैं आज उन आंसर्स को देखूंगी तो शायद मुझे बहुत हंसी आएगी उन आंसर्स को देख के कि मैंने कैसे आंसर्स लिखे हुए हैं। कि मतलब जैसे मैं आंसर्स लिखती थी, अगर मुझे भी ऐसा लग रहा है तो मैं बार बार उसका मॉडल आंसर बहुत बार मैं जैसे अभी बता रही हूँ मैंने चेक किया है कि मैं कैसे लिख रही हूँ आंसर्स को। और ये चीज़ जो आप बोल रहे हो ये आप जितने आंसर्स आप लिखोगे मेंस के टाइम पे तो आप रियलाइज़ करते जाओगे कि ठीक है यहाँ पे मैं गलत लिखा है। टॉपर कॉपी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि टॉपर कॉपी से काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैंने काफ़ी प्रेफर किया है टॉपर कॉपी को। क्योंकि जब भी मैं अपने आंसर देखता हूँ ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आंसर अपने, कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब मेंटर चेक करते हैं तो पूरा काट देते हैं। नहीं, हो सकता है वो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट सब करने वो के लिए। मेंटर बोलते भी तुमने लिखा बहुत अच्छा है लेकिन सही नहीं लिखा है, तुमने और कुछ लिख दिया है। नहीं, आप मुझे वही लगता है कि आप अगर टॉपर कॉपीज़ देखें, और कोई बात नहीं, आप अगर अभी ऐसा लिख भी रहे हो तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका आंसर उतना अच्छा निखरता जाएगा। आप तो बहुत बेनिफिट वाले एरिया में हो कि आपके यहाँ पे मेंटर्स चेक करते हैं। मैंने तो पूरा घर से तैयारी करी है, मेरे आंसर्स किसी ने चेक नहीं करे। मैं मॉडल आंसर्स ही देखती थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया मेंस के टाइम पे। मुझे जब मेरा मेंस हुआ तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके कितने अराउंड आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि इसका आंसर कैसे करना है, क्योंकि मेरी कॉपी किसी ने कभी चेक नहीं करी। यूजुअली सब क्या करते हैं कि आपने मॉक दिया हुआ है तो उसके अराउंड ही वो लोग अपने मार्क्स लगाते हैं कि हमारे मॉक्स में इतना आ रहे तो मेन में भी इतने ही आएंगे। बट मैंने कोई मॉक नहीं दिया था। इवन मुझे लास्ट टाइम पे लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ी कर दी है, शायद एटलीस्ट मुझे किसी कोचिंग का कोई मॉक मुझे देना चाहिए था। बट मैंने नहीं दिया। मैंने वही अपनी स्ट्रैटेजी रखी कि मैं मॉडल आंसर्स और टॉपर कॉपी ही देखती हूँ। हालांकि लास्ट तक मैं डाउट में थी कि पता नहीं सही डिसीजन था कि गलत। अभी लग रहा है कि शायद सही ही था। तो यही सब है बस। और मैम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आंसर हम लिखना शुरू कर रहे हैं, 250 मार्क्स का अभी टेस्ट हुआ था, 250 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें बीच में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लगभग आधा ही मुझे आ रहा था, मतलब 100-150 वर्ड पूरे होने के बाद अब मेरा हाथ ही चलना बंद हो गया, अब मुझे कुछ आइडिया जो जितना मुझे आता था लिख दिया मैंने। तो पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और करना तो है वो वहाँ पे, और आधा ही कंटेंट जनरेट कर पाए हैं, तो क्या उसमें टाइम लगाएं या फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं?
इसका मेरे पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस बार जीएस का जो पेपर 1 था, उसमें एक आप लोगों ने शायद देखा हो नहीं, एक ट्विस्टर करके क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्विस्टर क्या होता है और आप क्या इससे ऐसे कुछ क्वेश्चन था। अब जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे ट्विस्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा मतलब ये मुझे बाद में पता चला कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों से ये साइक्लोन है बेसिकली। तो मुझे ऐसा मैंने देखा ट्विस्टर, मैंने क्या पूछ लिया, फिर मैंने पीछे उसको उस टाइम लीव किया। मतलब अभी टाइम नहीं है, क्योंकि जहाँ मुझे जो मुझे नहीं आता है वहाँ पे टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है। पेपर कंप्लीट करने के बाद में वापस उस क्वेश्चन पे आई। मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। वो मैक्सिको जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है वहाँ पे रिलेटेड था। तो मैंने बड़ा बड़ा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको बनाया। पहले तो मुझे कुछ नहीं पता है ट्विस्टर क्या है, और स्टार्ट किया लिखना। थोड़ा मुझे ये समझ आ रहा था कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो मैंने वही कि ज्योग्राफिकल ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ लिखा। उसके बाद मैंने पूरा आंसर लिखा 2 पेज का, लेकिन मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया कि ट्विस्टर क्या है। तो उस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो ये हर किसी के साथ होता है कि 1-2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ऐसे आएँगे जो आपको ऊपर से वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 पेपर लिखने के बाद मेरे हाथ ऐसा लगता था कि आज बस अब मैं थक गई हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। पेपर के बीच में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी इधर-उधर करने का। जो उस टाइम आपके माइंड में आ रहा है आपको लिखना है। आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है। तो पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो आपको आते हैं। जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको छोड़ दीजिए। लास्ट के लिए गप मारने के लिए लास्ट में कुछ भी लिखिए। जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने आधा पेज में सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको ही बनाया था। मैंने इसमें ही शायद आधे नंबर मिल जाएंगे, ओके गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद मैंने 2 पेज 10 नंबर में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कितने में था, लेकिन मैंने 2-2.5 पेज बिना एक्सप्लेन किए हुए कि ट्विस्टर क्या है मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। तो ऐसे सबके साथ होगा, वो टेस्ट में भी होगा, वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी होगा। तो उससे डरना नहीं है बस। और आज सर ने भी क्लास में एक वर्ड यूज़ किया था, कंपल्सिव राइटिंग, कि जैसे हम कोई आंसर लिख रहे हैं और अब लिखने का मन नहीं कर रहा, जितना आता था उतना लिख दिया, लेकिन लिखना तो 250 वर्ड या 150 वर्ड में पूरा ही है। तो ऐसे में जब बिल्कुल ही कंटेंट भी जनरेट नहीं हो रहा है और हाथ भी पसीना आने लगा, पैर फिसलने लगा, तो उसमें कंटिन्यू कैसे करते हो आपकी? कंटेंट बना के चलना है आगे और रिलेवेंट कंटेंट बना के चलना है आगे, ताकि वो चेक हो और उसमें कुछ मतलब आउटपुट निकले। अब अगर आप बिल्कुल इर्रेलेवेंट लिखने लग रहे हो कॉपी में, तो मुझे लगता है वहाँ पे उसको लीव कर देना बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा, बजाय कि आप कुछ भी अनसेंट लिख दें और एग्जामिनर चिढ़ जाए। स्पेशली अगर आप सोसाइटी के क्वेश्चन में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब पॉलिटी या हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जामिनर की अपनी कोई सोच वैसी खास नहीं है, वो जो फैक्ट हैं या जो चीज़ें हैं वही हैं। लेकिन सोसाइटी में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारी सोसाइटी बेस्ड हैं। अगर आपका नहीं आपको आ रहा है और आप कुछ भी इर्रेलेवेंट लिख रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप उसको वहाँ पे लीव कर दें। अगर इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है, मैं तो यही बोलूँगी कि आपको लास्ट तक लिखना चाहिए। जो मेरे साथ ट्विस्टर में हुआ, ट्विस्टर लिखते हुए सेम वही कंडीशन थी जो आप अभी बता रहे हो कि मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या बकवास है ये, पता नहीं क्या लिखा जा रहा है। लेकिन कंप्लीट तो पेपर आपको करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें कुछ लिखिए, और कुछ तो आपको एटलीस्ट, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको बनाया। मुझे नहीं आता था ट्विस्टर क्या है, बट मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको बनाया थोड़ा बहुत कि जोग्राफिकल ऐसे ऐसे करके मैंने लिख दिया था। तो मुझे लगता है आधा नंबर तो उस पर मिला ही होगा, तो बजाय 0 से। तो आपको करना चाहिए अटेम्प्ट। ये जो आप बोल रहे हो वो प्रैक्टिस से मेरे हिसाब से चला जाएगा। थैंक यू मैम। इंटरेस्टिंग नहीं थी। बहुत सारे बच्चों को तुम्हारे क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हो। तुमने ऐसे ऐसे एरिया को तलाशा है जिस पर आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम भी आती है। तुमने बहुत फंडामेंटल मुद्दे सब उठा। आगे से इन मुद्दों को भी मैं एड्रेस करूंगा। 2-3 नया मुद्दा मैंने तुमसे लिया है आज, ये सिचुएशन भी आता है। तुमने पहले क्यों नहीं शेयर किया कि ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ आ रहा है? दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और पूछिए आप लोग अपना मैम। अगर एक्सपीरियंस को शेयर करना मैम है। मुझे ये पूछना है कि प्रीलिम्स पे GS1 पेपर में कितने क्वेश्चंस अराउंड अटेम्प्ट करने चाहिए एक सेफ रेंज में, मतलब नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए? अब इसका आंसर मुझे लगता है हर किसी का आप अलग-अलग सुन सकते हो। मेरा अगर मानो तो मेरा जो ये वाला जो मेरा क्वालिफ़ाई हुआ है, उस वो पेपर ऐसा एग्ज़ाम हॉल के बाद एक ऐसा रूमर क्रिएट हुआ कि पेपर तो बहुत ईज़ी था और शायद इस बार रैंक 230 जाने वाली है। जब हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए, तो जितने मेरे अगल-बगल या मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैंने पूछा, तो सबने बोला कि हमने 95 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो हमारा तो होगा ही, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन उस टाइम मैं ऐसी थी कि मेरे 83 अटेम्प्ट हुए हुए थे और मैं थोड़ी देर सदमे में चली गई कि मैंने कुछ गलती कर दी है शायद। क्योंकि मैंने पेपर में एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई थी। सबसे फर्स्ट राउंड में मैंने पेपर किया। उसमें मैंने सिर्फ जो जिन क्वेश्चंस में मैं 100% श्योर थी कि ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, बिल्कुल गलत नहीं है, उनको मैंने पेपर में टिक कर दिया था।
उसके अलावा जो क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं 50-50 थी, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि ऑप्शन काफ़ी सारे रहते हैं कि पहला, दूसरा, ऊपर से अब थोड़ा उन्होंने मतलब पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया। तो उनमें मैंने बॉक्स बनाया हुआ था कि ओके इसमें मेरे को डाउट है। तो जब मैंने गिना तो मेरे 45 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझे लग रहा था कि 90 टू 100% शायद सही होने वाले हैं। उसमें भी ऑब्वियसली 4-5 तो गलत होने ही थे। तो मैं मान के चली थी कि 40 अराउंड ये शायद सही हो जाएँगे। तो उसके बाद मुझे चाहिए थे कि अब जो मेरिट जानी है वो 90-100 के बीच में मैं ऐसा मान के चली थी कि जानी है, तो मैं कितने तुक्के लगा सकती हूँ अभी। तो उसके बाद मैंने वो स्टार्ट करे जो इसमें मैं 50-50% श्योर थी कि ओके इसमें मैं एक ये स्टेटमेंट मुझे आता है, लेकिन मुझे सेकंड स्टेटमेंट में मैं डाउट में हूँ। तो वहाँ पे मैंने दिमाग लगाना उसके बाद स्टार्ट किया। तो ऐसा करते करते 83 तक मैं पहुंची। जिन क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल शायद मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, लेकिन जिसमें मुझे 50-50% था कि ओके ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, मैंने उनको ही किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती के तुक्के आपको एग्जाम हॉल में नहीं मारने चाहिए। आप राउंड्स में पेपर कीजिए, काउंट कीजिए कि आपको कितने आप ला सकते हो, या कितना आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 100% सही है। ऑब्वियसली अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको तुक्के मारने पड़ेंगे, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे सेफ एरिया में हो तो ज़बरदस्ती तुक्के मार के नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो मेरा तो 83 लगभग था। बाकी सब पे अपना अपना डिपेंडेबल है। जिनके 95 जिन्होंने किए उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसका कोई एक आंसर तो नहीं हो सकता है। बाकी जो सी सेट का पेपर है बेसिकली, जी। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम क्योंकि मेरा मैथ्स रहा है बैकग्राउंड में, मैंने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स से, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा था कि ये तो हो ही जाएगा, इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, जीएस पेपर पे ज़्यादा फोकस करो। उस टाइम मेरा एमएससी रनिंग था साथ साथ में, मैं फाइनल ईयर में थी 23 वाले अटेम्प्ट में। तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी कि मैंने पैसेज अटेम्प्ट नहीं किया, एक भी नहीं। मैंने स्टार्ट किया मैथ्स से, और आप लोगों ने शायद सुना होगा कि 23 का पेपर थोड़ा सा सी सेट काफ़ी टफ उन्होंने बनाया हुआ था उस ईयर में। अब मैंने जब मैथ स्टार्ट किया तो 1.5 घंटे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया कि अब क्या करना है। उसके बाद मैंने लास्ट 20 मिनट्स में लगभग 13 पैसेज किए, और 13 के 13 मैंने गलत कर दिए। तो सारा नेगेटिव मार्किंग जो शायद मैथ्स थोड़ा बहुत ऊपर ला भी रहा था, वो 13 नेगेटिव जो मैंने अटेम्प्ट करे पैसेज, वो सारा कूड़ा हो गया। तो अगले अटेम्प्ट में मैंने जो स्ट्रेटजी चेंज करी, फर्स्ट जो पहला घंटा होता है उसमें मैंने सारे पैसेज अटेम्प्ट करे। लगभग 24 पैसेज शायद आए हुए थे इस बार। तो 24 पैसेज अटेंड करने के बाद बाकी के 1 घंटे में मैंने मैथ्स करी है। तो 1-1 घंटा मैंने डिवाइड किया। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने पैसेज अटेम्प्ट बाद में गलत करे, तो उसमें मेरे 34 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाई थी। तो मैं उसी टाइम समझ गई थी कि सी सेट तो नहीं हो रहा है इस बार। इस बार वाले में मैंने 50 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर दिए थे। तो इस बार तो अच्छा हुआ है शायद सी सेट। मैम मैथ के साथ ये होता है कि वो ईगो आया था कि नहीं ये सॉल्व होगा, घूम घूम के आते हैं मतलब उस क्वेश्चन पे, वो नहीं भी बने फिर भी लगता है कि नहीं इस पे एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? मतलब जैसे मैथ आधा बनाए, आधा तक गए, फिर दूसरे पे गए, लेकिन मन नहीं मानता है कि चलो फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैथ के साथ ये होता है, तो ये हाँ, आपके ये साथ भी ये होता था क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बता रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरा टाइम, मैं सिर्फ 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई। उसका रीज़न ये था, एक ये कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मुझे लगा कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। उसके बाद मैंने और भी ज़्यादा वहाँ पे थोड़ा गलतियाँ करी कि मैंने ये नहीं देखा कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है। मैं आंसर निकालने में लगी रही, लेकिन वो पूछ रहे थे कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कितनी कितने की आपको हेल्प पड़ी है। मैंने देखा ही नहीं कि मुझे कितने की हेल्प पड़ी, मैंने सीधा आंसर निकाले कि ओके ये है। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा उस टाइम पे कंज्यूम हो गया। तो जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने ये वाला लिया था, उसमें अगर मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ के, जो सबसे पहले मैंने ये जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप उसी टाइम एक नज़र अपने बाकी मैथ्स के पोर्शन में भी घुमाते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन ईजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो वहीं पे टिक कर दीजिए कि ये ज़्यादा ईजी तरीके से टाइम कम कंज्यूम करेगा। और एक जो लग रहा है कि बहुत टफ है, तो वहाँ पे पहले ही क्रॉस कर दीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम ये लेगा। तो आपका सेकंड राउंड में आपने पहले ही आइडेंटिफाई किया हुआ है कि आपके पास कौन से क्वेश्चंस ईजी हैं और कौन से क्वेश्चंस टफ हैं। तो इस तरीके से। कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। मैम माइक्रो नोट्स जो होते हैं जो मेंस के लिए हम लोग बनाते हैं मैम, वो लास्ट एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उसके पहले रिवीजन करने के लिए कितना हेल्पफुल होता है। और मैम अभी बहुत इफ़र्ट टेकिंग होता है। अभी जब हम लोग एक बार दो बार पढ़ के नोट्स और उसको बनाते हैं तो बहुत एफर्ट टेकिंग होता है। तो मैम उसको कैसे हैंडल आउट करें?
अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जिस टाइम प्रीलिम्स था तो प्रीलिम्स आप मानोगे मेरा जनवरी में मेरी रिस्ट की सर्जरी हुई है। 3-4 महीने में मेरा प्रीलिम्स था और मेरा पूरा हाथ का लिगामेंट ख़राब हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 23 में। तो उस टाइम पूरे जनवरी में मैंने प्लास्टर और विद 30 स्टिचेस जो मेरे हाथ में थे, उसके साथ मैंने नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए। तो सबसे क्रिस्प नोट्स उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जो नोट्स मैंने पहले भी बनाए हुए थे, क्योंकि पहले टाइम मेरे को ये आइडिया नहीं था कि कैसे बनाने। लेकिन उस पीरियड में जिस टाइम पे कि प्रीलिम्स इतना नज़दीक था, मैंने उसी टाइम नोट्स बनाए। फर्स्ट फेज़ जो मैंने आपको पहले बताया कि 10 दिन मैंने पॉलिटी के रखे हुए थे, उन 10 दिनों में मैंने अपने साथ पढ़ने के साथ-साथ उसके छोटे-छोटे नोट्स भी बनाए हुए थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप 1 दिन बाद जब आपका प्रीलिम्स है, 2 दिन बाद जब आपका प्रीलिम्स है, तो आप पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हो। हालाँकि इसमें अलग-अलग टॉपर्स अलग-अलग बात करते हैं कि वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से पढ़ते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मेरा पर्सनली मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे और सेम वही चीज़ की टाइम कम, इतने ऑपरेशन के बाद मैंने बनाई, सेम चीज़ मैंने मेंस के टाइम पे करी। मेंस के टाइम पे भी हमारे साथ क्या हुआ था कि आपका प्रीलिम्स थोड़ा सा हमारा आगे हो गया था इलेक्शंस की वजह से, तो मेंस में टाइम कम था। लेकिन फिर से मैंने वही कि मैंने क्रिस्प नोट्स बनाए और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है तो आप लोग तो रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन हिंदी मीडियम में मटीरियल की थोड़ा सा इशू रहता है कि उतना अच्छा मटीरियल आपको प्रोवाइड नहीं हो पाता है। इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा मटीरियल है। तो मैंने अपने खुद के नोट्स अलग-अलग कोचिंग के अलग-अलग चैट जीपीटी से हेल्प लेके, जो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। मैंने लास्ट मोमेंट पे कोई कोचिंग का कुछ रिवाइज़ नहीं किया, ऑप्शनल को छोड़ के, क्योंकि ऑप्शनल का मैंने सारा अपना नोट्स ही पढ़ा था। लेकिन बाकी जीएस पेपर में मैंने सबके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। बाकी जो पूरे साल तैयारी में बनाया उसका कुछ यूज़ नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे उस 3 महीने में नोट्स भी बनाए हैं और उसी से पढ़ा है। तो नोट्स मेरे को तो बहुत हेल्पफुल लगे, बाकी अपना-अपना है कि अगर किसी को नहीं मैम पसंद आता है। ऑप्शनल के लिए भी नोट्स बनाई थी? क्लास नोट्स मेरे पे प्रोवाइड थे, जो क्लास नोट्स हैं, जो आप लोगों के पास भी होंगे, हाँ, वही मैंने पढ़ा था बस। लेकिन मैम वो भी तो मैम मैं यूपीएससी की तैयारी लगभग 3-4 साल से कर रही हूँ। हालाँकि मेरी एज नहीं थी, तो मैं अटेम्प्ट मेरा दूसरा यही वाला हो सका। तो मैं पहले बहुत बार पढ़ चुकी थी, तो मैंने एनालाइज़ कर दिया था कि ओके ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, या फिर कौन से केसेज़ आपको डालने चाहिए और कौन से आपको नहीं डालने चाहिए। तो इस बार जब मैंने मेंस के टाइम पे नोट्स बनाए, तो मेरा पहले का जो बैकग्राउंड था इतनी बार रिवीजन का, वो मेरे को काम किया। तो अभी मैं ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ कितना, तो आप लगा लो 3-4 साल जितना मैंने पढ़ा। जो भी मेरे पे ऑलरेडी नोट्स बने हुए थे, अलग-अलग जो बुकलेट्स प्रोवाइड कराते हैं संस्थान, वो मैंने बहुत बार पढ़े हुए थे। लास्ट मोमेंट पे मैंने बोला कि मैं अपने नोट्स बनाऊँगी। मतलब सोसाइटी के लगभग मेरे 10 से 12 पेज के नोट्स थे। सारा एक-एक सेक्शन लेके कि ओके अगर विमेन है तो विमेन को मैं कैसे-कैसे कवर करूँगी। सारे केसेस जो विमेन से रिलेटेड हैं, जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब इस तरीके से। मैम हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो नोट्स मेकिंग हम अभी पूछ रहे हैं मैम, वो जैसे कि आपने बोला कि आप क्लास नोट से पढ़ी हैं। मैम क्लास नोट बहुत लेथार्जिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें होता है। तो मैम लेकिन फिर से वो तो बनाना ही पड़ेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा माइक्रो नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो मैम उसको कैसे हैंडल आउट करें? इस बार क्योंकि वाले अटेम्प्ट में तो एक्चुअली मैंने ना क्लास नोट्स ही पढ़े हुए थे, और हालांकि जो आप बोल रहे हो वो मुझे बहुत उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसके माइक्रो नोट्स क्यों नहीं बनाए हुए हैं। क्योंकि जब आप जीएस के पेपर देके आओगे तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। हालांकि अभी लग रहा है कि 1 हफ्ते का टाइम बहुत है, क्योंकि जीएस के जो पेपर 1 है वो तो बहुत तेज़ी से होते हैं, GS1 GS2 फिर अगले दिन GS3। लेकिन जो ऑप्शनल है वो बहुत बड़ा सिलेबस, जैसे हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, तो उसके लिए इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज़ करना, मुझे भी लास्ट टाइम पे ये लगा कि मुझे बनाने चाहिए थे। उसके बाद जो आगे का, क्योंकि ये सितंबर में ख़त्म हो गए थे हमारे अब मेंस, तो दिसंबर तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने एंशिएंट के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे इस बार, कि अगले अटेम्प्ट के लिए मैं बना के रखूँगी। तो हाँ, आप सही बोल रहे हो कि बनाने चाहिए। हालाँकि मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस बार के लिए अब बना के रखूँगी, क्योंकि नहीं हो पा रहा था मैनेज, बहुत सारा हो जा रहा था पढ़ने के लिए, तो बनाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। थैंक यू सो मच। ओके। तो आप ये किस मतलब कोई एग्जांपल यदि आप ये रिसेंट वाला कोई कोट किए हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ऑप्शनल में, स्पेशली हिस्ट्री में, तो बताएं वो।
अभी इस बार के अटेम्प्ट में तो मुझे ऐसा कुछ खास ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ जो अभी रिसेंट में चल रहा है, जैसे कि अभी जो एनसीईआरटीज़ चेंज होने का मुद्दा है कि आप कैसे एनसी या फिर कुछ नए जो खोज हो जाते हैं हड़प्पा, वो प्रीलिम्स के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कि जैसे अभी धौलावीरा को जब यूनेस्को का स्टेटस मिला था, तो वो छोटी मोटी चीज़ें, हालांकि हिस्ट्री ऐसा एक सब्जेक्ट है कि करंट का उतना स्कोप नहीं है, बेसिक जो चीज़ें हैं वही। अब थोड़ा अप्रोच उन्होंने चेंज कर दिया कि बहुत इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं अभी पेपर में। लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो अभी चल रही हैं वर्तमान में, चाहे वो कुछ नए संस्थान से रिलेटेड हो, वो स्कोप तो रहता है, बट उतना मुझे पर्सनली नहीं लगा। मैम हिस्ट्री बैकग्राउंड होने की वजह से ऑप्शनल में यदि कोई क्वेश्चन, सॉरी पर्सनैलिटी टेस्ट में यदि क्वेश्चन पूछा हो इंटरव्यू में, तो वो इससे जब रिलेटेड कोई मैं क्वेश्चन पर्सनैलिटी टेस्ट के ऑप्शनल लिए से गई, रिलेटेड? तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे यही पूछा, ओके आप हिस्ट्री ऑप्शनल के हैं, तो आप, उन्होंने मुझसे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे, आप लोगों में से अगर किसी को पता हो कि जो जिस टाइम पे कर्जन थे, तो कर्जन ने यहाँ से तिब्बत में एक डेलीगेशन भेजा था, तो कोई नाम मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली, उसका कुछ नाम आप लोगों को मालूम हो? मैं अभी, मुझे भी एक्चुअली मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। उन्होंने मुझे ये पूछा ये क्या है। अब मुझे डाउट में, मुझे कर्जन का नाम मेरे माइंड में आया, लेकिन मुझे बिल्कुल, मैं ब्लैंक हो गई। मतलब पहला क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल, आप हिस्ट्री ऑप्शनल को यस, और अगला पूछा मैं ब्लैंक। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। तो सर ने मुझे मतलब मैं जो नहीं बता पाई, सर ने मुझे बताया कि ये है, और इस टाइम पे जो कर्जन के टाइम पे हमने डेलीगेशन तिब्बत में भेजा था, ये उससे रिलेटेड है। तो मैंने कहा ओके सर। उसके बाद उन्होंने, शायद उन्हें लगा कि मेरा हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं करा, लेकिन वो क्वेश्चन उन्होंने बहुत फैक्चुअल एकदम से पूछा। अब ये मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा हुआ था, लेकिन मेंस में ये नोट्स में भी नहीं था, क्योंकि ये मतलब आई डोंट नो क्यों नहीं था, बट मेंस नोट्स में भी नहीं था, मैंने नहीं रिवाइज किया था। स्पेक्ट्रम में ये डिफाइन किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा। तो उसके बाद मैं इसको आंसर नहीं कर पाई थी। मुझे थोड़ा दुख हुआ कि हिस्ट्री ऑप्शनल पूछ के जैसे ही पूछा, मैं ब्लैंक हो गई कि सॉरी सर, मुझे नहीं आ रहा है। थोड़ा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे कम हो गया था। लेकिन और तो उन्होंने मेरे से, हाँ मॉक्स में मेरे से बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा पूछे गए कि आपको क्या लगता है कि एंशियंट मिडाइवल ज़्यादा बुरा था या फिर जो ब्रिटिश एरा था वो ज़्यादा बुरा था। वहाँ पे बहुत डिबेट भी हुआ। तो हिस्ट्री से चांसेस हैं कि या तो कुछ नहीं पूछेंगे मेरे जैसा, या फिर पूछेंगे तो इतना कंट्रोवर्शियल भी पूछ सकते हैं। वैसे तो मेन इंटरव्यू में तो नहीं पूछते, बट मॉक्स में मेरे साथ काफ़ी बार हुआ कि अलग अलग कोचिंग संस्थान में काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें मुझसे हिस्ट्री के लिए पूछी गई थी। कंटेम्प्रेरी पूछे होंगे, जो हाँ, कंटेम्प्रेरी इश्यूज यस यस, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी। प्रीलिम्स के लिए ऑप्शनल से अलग क्या किए थे हिस्ट्री के लिए? हाँ, मैंने अभी अभी बताया कि क्लास 11th की जो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, उसको मैंने पढ़ा था। हालांकि एक टाइम के बाद मुझे लगा हिस्ट्री के लिए आप कुछ भी पढ़ लो, प्रीलिम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे कुछ भी। मतलब मैं काफ़ी पढ़ के गई थी इस बार, फिर भी मेरे को जब मैं आई बाहर, तो मुझसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मतलब आपने तो सारे कर दिए होंगे। मैंने बोला भाई मैंने ही नहीं करे हैं शायद हिस्ट्री ऑप्शनल के, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जब रीड करे नहीं थे, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आप अलग चीज़ें पढ़ते हो, प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो जाता है। तो प्रीलिम्स में ओके है, आप अपने मन की शांति के लिए कुछ अलग नोट्स पढ़ सकते हो, जैसे क्लास 11th मैंने भी अपनी मन की शांति के लिए ही पढ़ा था, बस वो उतना ही रहा। प्रीलिम्स में कुछ खास रोल नहीं आ पाया वो, क्योंकि सही में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ऐसे बिल्कुल फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं अभी 2-3 साल से, स्पेशली एंशिएंट और मिडाइवल का, कि इस बुक का, ये बुक का लेखक कौन है या इस टाइप से, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इतना कोई खास उसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके लिए ही चैलेंजिंग है, वो आपके लिए ही नहीं है। सब सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, सेम मटीरियल पढ़ रहे हैं, तो इससे इतना बड़ा इशू नहीं है। मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है आपसे कि आपका एक्सपीरियंस एज अ फीमेल एस्पिरेंट कैसा था, एज अ फीमेल स्टूडेंट यूपीएससी के लिए? पहला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन शायद मेरे लिए बिल्कुल रिलेवेंस नहीं रखेगा, क्योंकि मैं एज अ फीमेल भी, मेरे घर वालों ने कभी मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया कि आप फीमेल हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको घर के काम भी करने, अगर आप उस सेंस में पूछ रहे हो तो। मेरे घर में एक ऐसा माहौल था कि कोई बात नहीं, मेरे से छोटी मेरी 2 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मेरे घर वालों को ये था कि अगर कुछ करना है तो इन्होंने ही करना है। तो कभी ऐसा नहीं रियलाइज़ कराया गया कि आप फीमेल हैं, आप घर का काम भी कीजिए, आप ये भी कीजिए। हमेशा ये बोला गया कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, मैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक
लाइब्रेरी में ही रहती थी और शाम को ही घर आती थी, उसके बाद घर में पढ़ाई वगैरह। तो ऐसा कुछ खास तो मेरे को पर्सनली नहीं अभी फील हो रहा है। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर जैसे लेक्चर डिलीवर करते हैं तो सर का लेक्चर डिलीवर करने का और समझाने का तरीका बेस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम जैसे यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं तो सर ने एक लेक्चर डिलीवर किया, पर हम लोग 60 अलग अलग लेक्चर्स लेके जाते हैं यहाँ से। तो आपका एक्सपीरियंस सर के पास उनसे पढ़ना, फिर सर का जो कहना कि इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन करो और उसे खुद से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हैं, इसके बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, आपने कैसे किया था? अब देखिए, चाहे आप कोई भी कोचिंग करें तो कोचिंग में आपको एक बेसिक चीज़ ही प्रोवाइड की जाएगी, एक बेसिक कि ये आप है फैक्चुअल है या जो भी है। उसके बाद जो काम है उसको आपको अपने लेवल पे ही करना पड़ेगा। 60 बच्चे यहाँ पे हैं, 60 बच्चे अलग अलग चीज़ें लेके जा रहे हैं, घर पे जाके आपको उसको 60 का 120 बनाना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पे जो सर बता रहे हैं वो मतलब फाउंडेशन है, आपको उस पर रिसर्च खुद करनी है कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर जो PYQs हैं, जैसे इस बार जो हिस्ट्री का पेपर था, GS1 जो पेपर 1 था, वो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी डायमेंशंस पे पूछा हुआ था। वो एक चीज़ नहीं पूछ रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ें उसमें घुमा के पूछ रहे हैं। तो आप PYQs को काफ़ी फोकस कीजिए कि अगर बुद्धिज़्म पढ़ाया भी है, इस बार बुद्धिज़्म पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पेपर में मैं सोच रही थी कि ओके ये क्वेश्चन जो हम क्लास में पढ़ते हैं कि बुद्धिज़्म ये थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बिल्कुल हट के क्वेश्चन है। तो वो आपको काम उस पर खुद करना पड़ेगा कि कैसे किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आप इसमें चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं। मैं तो काफ़ी क्वेश्चन चैट GPT पे डायरेक्ट डालती थी। वो डायमेंशन, हालांकि आप डायरेक्ट नहीं कॉपी कर सकते हो, वो बहुत फैक्चुअल मशीन है, वो अजीब से आंसर देगा, लेकिन आपको एक एरिया मिल जाएगा कि ओके इसके ये डायमेंशन भी हो सकते हैं। तो मेंस के टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो चैट GPT बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते थे कि नहीं समझ में आ रहे, क्वेश्चन समझ नहीं आ रही कि बोलना क्या चाह रहा है ये। तो मैं डायरेक्ट चैट GPT पे उसको डालती थी, वो बड़ा सा आंसर मुझे डायमेंशंस देके जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ वहाँ मुझे सोचने के लिए मजबूर करता था। तो इस तरीके से आप AI का हेल्प ले सकते हैं। वो काफ़ी मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। थैंक यू मैम। ये जो लास्ट के 30 डेज है प्रीलिम्स के लिए, इसकी स्ट्रेटजी मतलब मेनली अगर आप ये अटेम्प्ट दे रहे होते तो आप क्या करते? अब मैं लास्ट अटेम्प्ट वाला ही अपना बता दूंगी, जब 30 डेज रिमेनिंग थे। तो सबसे पहले तो ये है कि खुद को काम रखना है, क्योंकि इस टाइम पे एंजाइटी बिल्कुल प्रो होती है कि अब आपका प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। पूरे टाइम यही लग रहा था नहीं होगा तो होगा, तो ख्याल कम आता, नहीं होगा तो वाला ख्याल ज़्यादा आने लगता है कि नहीं होगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, ये सब हर तरीके के इमोशंस होते हैं। बट सबसे पहली चीज़ आपको काम रहना है कि जो आप फील कर रहे हो वो जितने बच्चे दे रहे हैं वो हर एक फील कर रहा है, चाहे वो क्यों टॉपर 1 रैंक वाला क्यों ना, वो भी प्रीलिम्स के टाइम पे सेम फील कर रहा था जो कि आप लोग कर रहे हो अभी। तो काम रहना एक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जितना हो सके टेस्ट बिल्कुल मत दीजिए जब 30 डेज़ आपके रिमेनिंग है, क्योंकि कई बार टेस्ट इतने टफ होते हैं कि आप उनको देंगे आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि मैंने शायद ढंग से तैयारी नहीं करी हुई है। तो 30 डेज़ या बच्चे में आपको कोई टेस्ट नहीं देना चाहिए। जितना आपने पिछले अपने पास में पढ़ा हुआ है प्रीलिम्स के लिए उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, PYQs लगाइए, बट टेस्ट मत दीजिए। तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। बाकी रिविज़न मस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न पे फोकस कीजिए। थैंक यू। मैम आपके कौन कौन से मेजर मिस्टेक्स थे स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से? और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि कई लोग पीटी को अवॉइड करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो एक मेजर चीज़ है, क्योंकि अगर वहाँ पे चेक पोस्ट लग गया तो फिर पूरा साल भर का मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो उसमें जो इंटरव्यू जो टीम बैठती है वो कौन सी क्वालिटीज़ मतलब एक एस्पिरेंट से डिमांड करती हैं? आपने इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए। मैम आप एक मिस्टेक्स और एक जो इंटरव्यू टीम डिमांड करती है प्रीलिम्स के टाइम, मतलब सॉरी वो पीटी के टाइम पे। अब मैं ना भूल गई फिर से, क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैम प्रीलिम्स के टाइम पे मिस्टेक्स, हाँ कि नहीं प्रीलिम्स नहीं, हाँ मेंस ओरिएंटेड जो मिस्टेक्स होते हैं ओके 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 और जो पीटी के टाइम पे जो डिमांड करती है टीम। ओके मीन्स ओरिएंटेड मिस्टेक ऑप्शनल की तो वही जो मैंने पहले बताया कि आप गलत क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट मत कीजिए। जो आपको लगता है कि ढंग से एनालाइज कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। बाकी GS बाकी पेपर में तो आपके पास चॉइस नहीं है क्योंकि आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको अपना बेस्ट लिखिए, क्योंकि अगर आप जो आपको अच्छे से आता है आपने उसको ख़राब लिख दिया
तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो नहीं आता है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें वैसे भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। उसमें कोशिश कीजिए कि एक आधा नंबर आप खींच ले जाएँ, लेकिन जो आता है उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है। बाकी ऐसे का पेपर एक बहुत मेजर रोल आपका निभाता है। ऐसे आपको बहुत शांत दिमाग से कि आपको कौन-सा ऐसे चूज़ करना है, आप कौन से ऐसे में ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हो। तो ऐसे और एथिक्स का पेपर जो होता है, वो उस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस देने की ज़रूरत होती है। तो ये, और उसके अलावा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या वो डिमांड कर रहे हैं, तो क्या मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट में वो लोग क्या डिमांड करते हैं? ऑब्वियसली वो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को चूज़ कर रहे हैं, तो कुछ जो बेसिक क्वालिटीज़ जो आप लोग एथिक्स में पढ़ते हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज़ जिनको बोला जाता है, वो ऑब्वियसली वो अपने जो भी आप एज ए एस्पिरेंट जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो वो ऑनेस्टी हो गया, आप कितने शार्पली अपनी चीज़ों को, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास कितना है, वो वहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं। मेरा इंटरव्यू था वो टोटल ओपिनियन बेस्ड था। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि कितने परसेंट क्या होता है या इसकी राजधानी कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे। बिल्कुल ओपिनियन बेस्ड कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कर देना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। हालाँकि काफ़ी लोगों से जब मेरी बाद में बात हुई तो उनका काफ़ी फैक्चुअल में इंटरव्यू गया। तो ये नहीं, एक पैमाना नहीं है कि बोर्ड क्या चाह रहा है। काफ़ी बोर्ड फैक्चुअल चीज़ों को ले जाते हैं, काफ़ी ओपिनियन बेस्ड ले जाते हैं। हालाँकि माना जाता है कि अगर ओपिनियन बेस्ड जा रहा है तो वो इंटरेस्टिंग है आपके इंटरव्यू में। लेकिन अगर फैक्चुअल जा रहा है तो बोर्ड भी बोर हो रहा है और वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कहीं न कहीं फँस जाएँ। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी फिर ओके। होंगे हम क्वेश्चन आंसर सेशन इज ओवर। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग इस साल की इन्वेस्टमेंट है, आगे आप लोगों का भी आउटकम आएगा। एक कोलबाग में हमारा पहला बैच है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमें निराश नहीं करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों से रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा कोलबाग का पहला बैच है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग सेलेक्ट होंगे और इस बार तो कुछ इस बार आउटकम आएगा, कुछ अगली बार, क्योंकि इस बार तो बहुत लोग प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि 27 तक हमें इसका आउटकम मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आप बोलो। मैम, आपका ऐसे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहा था? क्योंकि जैसे ऐसे में होता है काफ़ी सारे डायमेंशंस ऐड करने होते हैं, तो सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को मतलब कंप्लीट करके फिर उसके बाद ऐसे के लिए स्टार्ट करें, या फिर कैसे, क्या उसका वे हो सकता है? आपके लिए कैसा रहा? अब मेरे जो ऐसे थे ना, मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट ही मेंस के टाइम पे किया था कि पहले मतलब मैं करती थी कि एक वीक में एक ऐसे लिख लिया, बाकी फिर वही टॉपर कॉपी में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती थी। स्पेशली उस टाइम पे जो ऑल इंडिया रैंक 15 थे, आई थिंक सर कुणाल रस्तोगी, उनके मैंने ऐसेस काफ़ी देखे थे कि वो किस तरीके से ऐसेस को लिख रहे हैं। हालांकि उनके ऐसे में थोड़ा ये एक बायसनेस था कि वो उनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, पीएसआईआर था, तो वो थोड़ा सा वो चीज़ें ज़्यादा लेते थे। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटीज़ उनके ऐसे में थी वो मैंने निकाल ली थी कि ओके मैं क्या क्या लिख सकती हूँ। अलग अलग टॉपर्स के ऐसे मैंने काफ़ी पढ़े थे। स्पेशली हमारे जो हिंदी मीडियम के टॉपर भी थे, रवि कुमार सिहाग सर, उनके मैंने ऐसे का, क्योंकि उनका हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल था, तो मैंने बहुत सारी सुंदर सुंदर कविताएं उनके ऐसे से निकाल ली थी। और जैसे मैंने जो जो वहाँ से निकाला, सेम मैंने बहुत सारी कविताएं डायरेक्ट वहाँ पे लिख के आई थी हूँ मैं, बिल्कुल उनके ऐसे थे। टॉपर कॉपीज़ ने काफ़ी हेल्प किया कि कितने डायमेंशंस में आप सोच सकते हो, इवन आप उससे अच्छा भी सोच सकते हो कि कई बार क्या होता है, मुझे भी कई बार रवि सर के ऐसे पढ़ के लगा कि शायद मैं इसको बेटर लिख सकती हूँ, या फिर ये इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिखा है, यहाँ पे ये चीज़ आप एड ऑन कर सकते हो। तो मॉडल भी मिल जाते हैं, बट मैंने सिर्फ टॉपर कॉपीज़ देखी थी, बाकी इसके अलावा मैंने ऐसे के लिए कुछ नहीं देखा। ऐसे मतलब प्रैक्टिस किस टाइम पे स्टार्ट? मेंस के टाइम पे ही, जब मेंस हो गया था स्टार्ट किया, अब आपको मेंस देना जब क्लियर हो गया था, तो मैं एक वीक में एक ऐसे लिखती थी स्टार्टिंग में। बाद में जब एक मंथ बचा हुआ था तो मैं कोशिश करती थी कि प्रॉपर जो यूपीएससी का फॉर्मेट है कि आपको 3 घंटे में 2 ऐसे लिखने, वो उस तरीके से मैं करने लगी थी। तो ऐसा कुछ खास वो नहीं है, आपने पूरा जीएस पढ़ा हुआ है पूरे टाइम तो आप अच्छा लिख सकते हो। बस स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप कौन सा डायमेंशन, जो एक तुक होता है कि एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो आप जितना ऐसे लिखोगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली निखरता जाएगा। ओके।